नमस्कार, मैं मांडवी। आप सभी लोगों का एनडीडी के वीकली राउंडअप में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंडअप। पिछले हफ्ते नीदरलैंड की हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में साउथ अफ्रीका द्वारा इजराइल के गाजा पर हो रहे हमले के खिलाफ दाखिल याचिका में 17 जजेस के पैनल ने फैसला सुनाया। गाजा में युद्ध विराम, लोगों की संपत्तियों की बर्बादी और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर हमले को रोके जाने के साथ ही घायलों, वृद्धों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मानवीय आधार पर सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बीते 28 जनवरी को बिहार में एक बार फिर सियासी उलटफेर देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी द्वारा नेतृत्व किए जा रहे एनडीए में शामिल होकर 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ ही नई सरकार में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने इस कदम को जनतंत्र विरोधी बताया। कई लोगों ने इस उथल पुथल को बीते सालों में महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय, मणिपुर, गोवा और अन्य राज्यों में जनादेश की अवहेलना की कड़ी का हिस्सा बताया है। जनता के मत का अपमान करने का एक और उदाहरण चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि गठबंधन के 8 वोटों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा जानबूझकर अवैध घोषित किया गया है ताकि बीजेपी का मेयर बन सके। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका भी दायर की है। इस समय फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों में हो रहे किसान आंदोलनों ने सरकारों की नींद उड़ा रखी है। प्रदर्शनकारी किसान राजधानी पेरिस की ओर जाने वाले मुख्य रास्तों की घेराबंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के संघ ने मांग उठाई है कि फार्म गेट कीमतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को बेहतर ढंग से लागू किया जाए। साथ ही साथ किसानों ने यह भी मांग की है कि कृषि वाहनों के लिए डीजल टैक्स में छूट, यूरोपीय संघ की कृषि सब्सिडी का तत्काल भुगतान, स्वास्थ्य और जलवायु से संबंधित बीमा भुगतान पर गारंटी और वाइन निर्माताओं और किसानों को तत्काल सहायता दी जाए। दिल्ली में बीते सप्ताह कई विरोध प्रदर्शन हुए। पूर्व सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने 3 महीने से सेवा समाप्त होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकनायक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले कई टेक्नीशियंस ने चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और पिछले 10 माह का बकाया वेतन देने की मांग उठाई। बीते सप्ताह ही सफाई कर्मचारियों का जुझारू आंदोलन देखा गया था। सफाई कामगार यूनियन के नेतृत्व में बुराड़ी अस्पताल के सफाई कर्मचारी लगातार 10 दिन तक वेतन में मनमानी कटौती, अस्पताल की भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ हड़ताल पर बैठे थे। इस मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया और कर्मचारियों ने आंदोलन रोका, किंतु कर्मचारियों ने घोषणा की है कि समस्या के पूर्ण समाधान न होने पर और मांगों की पूर्ति न होने पर आंदोलन फिर छेड़ा जाएगा। तमिलनाडु में लगभग 500 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स ने टर्मिनेशन के खिलाफ शुक्रवार को मदुरई सिटी कॉरपोरेशन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि टर्मिनेशन के आदेश को निरस्त कर दोबारा सभी को काम पर लिया जाए। तमिलनाडु के कई इलाकों में ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर ग्रामीण कृषि श्रमिकों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नई अधिसूचना की प्रतियां जलाईं और बताया कि तमिलनाडु में कई लाख लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए हैं और अब नई अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक श्रमिक को अपने बैंक खाते और जॉब कार्ड को आधार से जोड़ना होगा। उन्होंने मनरेगा के तहत कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में देरी और भ्रष्टाचार संबंधी मुद्दों को उठाया। तमिलनाडु के बगल के राज्य तेलंगाना में भी बीते सोमवार को अर्बन कंपनी में कार्यरत महिला कर्मियों ने कंपनी के मुख्यालय में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी मनमाने तरीके से कर्मियों की आईडी को स्थायी रूप से बंद कर देती है और वेतन में मनमानी कटौती कर रही है। उनकी मांग है कि उनके साथ समान व्यवहार और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा
उन्हें काम और रोजगार संबंधी प्रमुख निर्णयों में शामिल किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में खाली पड़े एससी, एसटी और ओबीसी पदों को भरने के नए मसौदे पर विवाद खड़ा हो गया। कई छात्र संगठनों ने इसके खिलाफ दिल्ली के आईटीओ स्थित यूजीसी दफ्तर का घेराव किया। दरअसल दिशा निर्देशों के अध्याय 10 में उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के खाली पड़े रिजर्व पदों को जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से भरने का प्रस्ताव लाया गया था। प्रदर्शन करने वाले संगठनों में से एक संगठन क्रांतिकारी युवा संगठन ने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत सरकार डी रिजर्वेशन का यह मसौदा ला रहा है जो जातिवादी है। यह दिशा निर्देश खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी हितों का हनन कर रहे हैं। भारी दबाव के बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट दिशा निर्देशों को वापस ले लिया है। इस मामले पर संगठन का कहना है कि ऐसे जातिवादी नीति दस्तावेज लाने के लिए यूजीसी अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में आम चुनाव से कुछ दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में बुधवार को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया गया है। मालूम हो कि इमरान खान को मंगलवार को साइफर केस यानी गोपनीय सरकारी दस्तावेज लीक करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि तहरीके इंसाफ ने कोर्ट के फैसले को दुखद बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के माहौल के बीच कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जल्दबाजी और बेवजह की तेजी दिखाई। वहीं दूसरे विशेषज्ञ इसमें पाकिस्तानी सेना की भूमिका और जनता के न्यायालय पर कम होते भरोसे की ओर इशारा करते हैं। इस फैसले से पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक संकट और ज्यादा गहराने की आशंका बताई जा रही है। पिछले हफ्ते केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन की रिपोर्ट जारी की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 सालों में सकल नामांकन अनुपात जीईआर में विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 2017 से 18 और 2022 से 23 के बीच उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों की संख्या में कुल 18.1% की बढ़ोतरी हुई है। एससी छात्रों में 25.43%, एसटी छात्रों में 41.1% और ओबीसी छात्रों में 27.3% की वृद्धि देखी गई है। इस रिपोर्ट को सरकार सकारात्मक परिणाम की तरह देख रही है, किंतु शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे सच्चाई तो कुछ और ही है। असल में छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धि मुख्यतः देश भर के मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल संस्थानों में हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू का उदाहरण इस संबंध में बेहद उचित है। इग्नू में 2019 में जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया था कि 2010 से 18 के बीच 9 साल में एससी श्रेणी के छात्रों के नामांकन में 248% की वृद्धि हुई है, जबकि एसटी श्रेणी के छात्रों के नामांकन में 172% की वृद्धि देखी गई। यही नहीं, छात्रों की संख्या को 1.5 लाख तक और बढ़ाने के लक्ष्य का शिक्षा मंत्रालय का इग्नू के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। बीते सप्ताह में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं को करप्शन के अलग अलग चार्जों पर समन भेजा गया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इसे बीजेपी सरकार द्वारा सत्ता और शक्ति का गलत प्रयोग बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो भी करप्ट नेता बीजेपी में शामिल होता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीते समय में दिल्ली सीएम को 5 बार समन भेजा जा चुका है। बीते सप्ताह में बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव को भी समन भेजा गया है और पूछताछ हुई है। ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस सप्ताह केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया। एक तरफ सरकार इसे बेहतरीन बता रही है, वहीं विपक्ष इसे खोखला बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस बजट ने युवाओं, छात्रों, कामगारों और आम जनता की उम्मीदों पे पूरी तरह से पानी फेर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट में कृषि, शिक्षा, महिलाओं और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में कटौती देखी गई है।
कुछ क्षेत्र जैसे उर्वरक और खाद्य सब्सिडी व मनरेगा को आवंटित राशि 2022-23 की तुलना में कम कर दी गई है। खाद्य सब्सिडी में करीब 60,000 करोड़ रुपए की कटौती देखी गई, जबकि मनरेगा में 4,806 करोड़ रुपए की कटौती देखी गई। बजट में युवाओं के लिए अनिवार्य रोजगार सुनिश्चित करने के उपायों के बारे में कुछ भी ठोस कदम सामने नहीं लाए गए हैं। सरकार के बड़े बड़े दावों और घोषणाओं के विपरीत कई रिपोर्टों के अनुसार पिछले वर्षों के दौरान देश में गैरबराबरी और गरीबी में वृद्धि हुई है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार कुल राष्ट्रीय धन में 77% हिस्सा शीर्ष 10% आबादी के द्वारा उपभोग किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के अरबपतियों की संपत्ति महामारी के वर्षों में दोगुनी से ज्यादा हो गई है। बावजूद इसके इस बजट में संपत्ति और उत्तराधिकार टैक्स लागू करने पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार बजट में महिलाओं की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। बजट में निर्भया केंद्रों के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई। इस बार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आवंटन 2023-24 में 3,365 करोड़ से घटकर इस साल 2,400 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं के भी कटौती देखी गई है। जहां सरकार बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के अनुसार यह पूरी तरीके से जन विरोधी है, जो सत्तारूढ़ सरकार के अमीर और कॉरपोरेट परस्त प्रकृति को उजागर करता है। राउंडअप में हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्ष तर खबरों का ब्यौरा लेकर, इसी दिन इसी समय। एनडीडी न्यूज की इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें।